दोस्तों आज पेश है छल का फल। ये कवर चित्र है दोस्तों। अरे कन्हैया जी, लाल जी, गांव से कब आए? आज शाम ही गांव से आया हूँ रामदास जी। कुछ देर पहले बबलू ने मुझे बोला था कि तुम आपसे यहाँ कोई मुकाबला है जिसमें मुझे शामिल होना है। बस बबलू मुझे ज़बरदस्ती यहाँ खींच लाया। मुकाबला मुकाबला बबलू बेटा, मैं इस मुकाबले के बारे में आपको बताता हूँ दादाजी। तुम? हाँ दादाजी, आज यहाँ आपको और बबलू दादाजी के का मुकाबला होगा। पर ये कैसी पहेलियाँ बुझा रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादाजी आज शाम बबलू के दादाजी गांव से आए और बबलू अपने दादाजी की बड़ाई करते हुए मुझसे बोला उसके दादाजी मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। तब मैंने उससे कहा कि मेरे दादाजी बहुत ही चटपटी मज़ेदार कहानियाँ आती हैं। बस इस बात को लेकर हम दोनों में बहस छिड़ गई। आखिर फैसला हुआ, फिर आज की रात आपकी और बबलू के दादाजी की कहानियाँ सुनेंगे और मुकाबला होगा। जिसकी कहानी ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार होगी वह मुकाबले में जीतेगा। तो यह बात है। कहो कन्हैया लाल जी, मुकाबला स्वीकार है। जब बच्चों ने हम दोनों के मुकाबले के लिए आमने सामने ला खड़ा किया है तो मुकाबला तो अब होना ही चाहिए। देखें मुकाबला मैं जीतता हूँ या आप जीतते हैं। तो मुकाबला शुरू कौन करेगा, तुम या मैं? पहले आप ही शुरू कीजिए रामदास जी। तो सुनिए, मैं आपको एक धूर्त चालबाज जमींदार की कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है कि बात मानक गांव में एक त्रिभुज नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत ज़मीन थी जिस पर वह मजदूरों के खेती कराता और यदा कदा खेतों में देखने चला जाता करता था। उसकी ज़मीन खूब सोना उगलती थी। उसको मदिरा पीने का लत थी और मदिरा पीती ही वह बेसुध हो जाता था। ऐसे में ऐसा कब तक चलेगा? इनकी मदिरा पान की लत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब जमींदार को समझाती, स्वामी आप मदिरा पीने की लत छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं? आप सारा दिन मदिरा के नशे में चूर रहते हैं। उसकी उधर दूसरी ओर आपकी देखभाल न करने से खेती बाड़ी चौपट होती जा रही है। कमला, बेवक्त के उपदेश झाड़कर तू मेरी मदहोशी तोड़ने की कोशिश कर रही है। मुझे पीने दे। हे भगवान, यदि कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सारा रुपया पैसा लुट जाने, जेवर हवेली जायदाद गिरवी रखने की नौबत बेचनी पड़ेगी। सतबुद्धि दे भगवान। और त्रिभुज को शुद्ध बुद्धि न आनी थी, न आई। कमला का देखा सच हुआ। धन की तंगी होने के कारण एक दिन त्रिभुजन ने स्वर्णहार लेकर गांव के महाजन के सम्मुख के पास पहुंचा। आइए जमींदार साहब, आप गरीब की कुटिया पर कैसे पधारे? क्या बताऊं संपत जी, हाथ कुछ ढीला चल रहा है। यह स्वर्णहार गिरवी रखने आया हूँ। महाजन खूबचंद ने स्वर्णहार की जांच पर की और गिरवी देकर धन त्रिभुजन को दे दिया और हवेली पर पहुंचकर त्रिभुजन जैसे उस पैसे से मदिरा पान पीने में उड़ा दिया और गांव का धन समाप्त होने पर त्रिभुजन ने दूसरी गिरवी चीज खूबचंद के पास पहुंचा। गिरवी रखने की सिलसिला एक बार चला तो फिर चलता ही निकला और शीघ्र ही त्रिभुजन सब कुछ लुट गया। धंधा समाप्त हो गया और जेवर जमीन जायदाद सब कुछ हवेली सब महाजन खूबचंद के पास गिरवी रखने पड़े। देख अब क्या करूं? जेब में कुछ पैसा भी नहीं है और इतने दिनों से मदिरा भी नसीब नहीं हुई। अब गिरवी रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तभी यह तलवार काफ़ी
यह तलवार बाकी है। महाजन इसे गिरवी रख कर भला पैसे क्यों देने लगा, और कोशिश कर कर देख लेता हूँ क्या अर्ज है। यह सोच तलवार कमर में कसी और चल पड़ा खूबचंद के पास। खूबचंद की गद्दी पर पहुंचा। महाजन जी, आज 500 स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता है। जमींदार जी, जेवर जमीन हवेली आप पहले ही गिरवी रख चुके हैं, इस बार गिरवी रखने के लिए क्या लाए हैं? महाजन जी, इस बार मैं गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जो आपके काम ऐसा आ पड़ा है कि मुझे इसी समय स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। जमींदार जी, वैसे तो आपकी दुकान है, व्यवहार के हिसाब से कुछ गिरवी आपको रखना ही पड़ेगा। महाजन जी, मेरे पास अपने पूर्वजों के यह अनमोल धरोहर है। कई लाख मुद्राएं भी दें तो इसे अपनी यह खानदान की तलवार नहीं दूंगा, किंतु इस वक्त बात ही आज पहली बार इस तलवार को अपने से दूर कर रहा हूँ। मतलब आप इस तलवार को गिरवी रख लीजिए। जमींदार जी, जमीन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात तो मैं एक पलक झपकते ही कीमत आंक लूँ, किंतु तलवार की कीमत तो आप जैसे खानदानी राजपूत ही जानते हैं। मैं ठहरा महाजन, मैं तलवार की कीमत क्या जानूं? मेरे लिए तो यह लोहे की तलवार के समान है। ऐसा न कहो महाजन, यह तलवार राजपूतों की आन बान होती है। आपने आज तक मुझे माटी और पत्थरों के बदले पैसे दिए हैं। आज राजपूत की आन का भरोसा करके आप इस तलवार को गिरवी रख लीजिए। यदि मुद्राएं लौटाने से पहले मैं मर गया जाऊं तो इस तलवार के बदले कोई न कोई 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। जब यह बात इतनी मुहार की रहा है तो खानदानी तलवार के बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं दे ही दूं। और त्रिभुजन ने तलवार ले ली और बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोला, जमींदार जी, मुद्राएं तो वापस लौटाने व तलवार ले जाने की जल्दी कीजिएगा। बाल बच्चे का घर है, तलवार रखते हुए मुझे डर लगता है। आप चिंता न कीजिए महाजन जी, जमीन जायदाद हवेली बेशक ही न छुटाऊं, पर यह खानदानी तलवार जरूर छुटाऊंगा और इसे संभाल कर रखें। कैसी रही 10-20 रुपए की तलवार, खानदानी तलवार बताकर मैं महाजन से 500 स्वर्ण मुद्राएं ली। महाजन मेरा बहुत माल ले चुका है, इसलिए अब यह स्वर्ण मुद्राएं उसे वापस नहीं लौटाऊंगा। और कमला को समझाते हुए त्रिभुजन जब उस पर असर होने लगा था, तू ठीक कहती है कमला, मुझे मदिरा पीनी छोड़ देनी चाहिए, सारी नशा की वजह से हुआ है। और अब मैं क्या करूं? जमीन जायदाद तो सारी महाजन के पास गिरवी पड़ी है, इसलिए मैं अपने आप को टोकती थी, आप माने ही नहीं। अब पताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कमला, अच्छे दिन देखकर बुरे दिन देखना दुखदायी होता है, यह आज महसूस हो रहा है। काश पहले समझ जा गए होते। तलवार के बदले त्रिभुजन महाजन से खूबचंद से जो 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली कराया हूँ, उन मुद्राओं से को दांत पकड़ पकड़ कर अति आवश्यक होने पर खर्च करता। अब ये मुद्राएं मेरी सारी जमा पूंजी हैं। और कुछ माह बीतने पर एक दिन, सुनो, महाजन कह रहे थे कि वे आपको गिरवी रखी तलवार जल्दी उससे छुड़ा ले, इसलिए आप उस आभूषणों को बेच दो और उन्हें बेच दो, जो पैसे निकले उससे अपनी तलवार छुटा लाओ। पगली हो गई है भला उस लोहे को बेकार तलवार 500 स्वर्ण मुद्राएं की ब्याज देकर छुटा लाऊं? धूर्त महाजन मुझसे मेरी सब कुछ लूट लिया, मेरी 500 स्वर्ण मुद्राएं नहीं लौटाऊंगा और कौन सा कहर बरप जाएगा। मेरी बात मान लो, राजपूतों अपनी बात के बहुत धनी होते हैं। यदि महाजन से किया वादा पूरा करोगे तो जग में आपकी बहुत जगह छाई होगी। चुप कर कमला, मेरी बात नहीं मानने वाला। और इस प्रकार 4 महीने और बीत गए। पूरे 7 महीने बीत कर जमींदार स्वर्ण मुद्राएं देकर अपनी तलवार छुटाने नहीं आया।
मुझे चलकर उनसे इस विषय में बात करनी चाहिए। और महाजन उसी दिन त्रिभुजन की हवेली पर जा पहुंचा। कमला, महाजन आ रहा है, मुझसे पूछे तो कह देना घर पर नहीं हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा जी। यह सुन त्रिभुजन क्रोध से दांत पीछे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। नहीं जी, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगी। तू सच ही पूछ, तू सच की पूछ पकड़े बैठे रहिए, हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। और त्रिभुजन ने ऐसा ही किया और खूबचंद हवेली के द्वार पर आकर आवाज़ लगाई, जमींदार जी घर पे हैं। तब कमला बाहर आई, वे हवेली में नहीं है। ओह, उनसे कहना मैं आया था, उनसे कहा था कि मुझसे गद्दी पर आकर मिल ले जाए। इस बात को 2 दिन बीत गए। त्रिभुजन को खूबचंद गद्दी पर जाना था ही नहीं। जमींदार आया नहीं। मुझे जमींदारनी से कहकर आया था कि जमींदार को गद्दी पर भेज देना। उसी दिन ओह, महाजन आज फिर हवेली की ओर आ रहा है। त्रिभुजन हवेली के पिछले द्वार से निकल गया। जब महाजन हवेली के द्वार पर आया, आज भी जमींदार साहब हवेली से बाहर गए हुए हैं। ओह, और खूबचंद लगातार 1 हफ्ते हवेली पर त्रिभुजन से मिलने गया। त्रिभुजन चकमा देकर उसी समय हवेली के पिछले द्वार से बाहर निकल जाता। दाल में कुछ काला लगता है, जमींदार मुझे गच्चा देने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी कम नहीं हूँ, मुझे जमींदार से कपट की कीमत वसूलनी है। मेरा नाम भी खूबचंद है, मुझसे इतनी खूबी से अपने तिलों में से तेल निकाल सकूं, त्रिभुजन की तो बात ही क्या है। दूसरी ओर त्रिभुजन सोच में पड़ गया था। पैसों के अभाव से मैंने मदिरा पीनी छोड़ दी। अब जब कि पता चला कि कमला के पास गहने की पेटी है, उन गहनों को बेचकर मैं काफ़ी धन इकट्ठा किया जा सकता है और उस धन से काफ़ी दिन गुलछरे उड़ा सकता हूँ। और त्रिभुजन के अंदर सोया शैतान पुनः जाग उठा, इसलिए उसने उसी रात कमला के सोने के गहनों की पेटी अलमारी से निकाल ली और अगले दिन वह उन गहनों को बेच आया। और एक दिन हवेली में, यह आपने फिर मदिरा पीनी शुरू कर दी, क्यों ना पीऊँ आज फिर कमला, मैं फिर से धनवान हो गया हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी बेटी के गहने बेचकर धनवान ही बनना गया हूँ। क्या आपने वह गहने बेच दिए? और सदमे में कमला झेल न पाई, वह बीमार पड़ गई और इस सदमे से उसकी जान लेकर ही छोड़ी। मर गई बेचारी जमींदारनी। जमींदार कितना चरित्रहीन है कि जमींदारनी उतनी ही शीलवती थी। दूसरी ओर कोई ऐसा बिसात बिछानी होगी जिससे धूर्त जमींदार को मात मिले। कोई ऐसा सूत्र ढूंढना चाहिए जिससे मेरी बात जमींदार से जाकर कह सके। और फिर एक दिन गांव का कालिया नाई खूबचंद के बाल काटने आया। बन गया काम। कालिया नाई के कान का कच्चा है, वह जमींदार के बाल काटने भी जाता होगा। यही मेरी बात जमींदार तक पहुंचा सकता है। यह सोच कालिया ने कहा, कालिया, तू कितने बरस से मेरे बाल काट रहा है? युग बीत गए महाजन जी, आपके बाल काटते काटते। मुझे भी महाजनी का धंधा करते हुए युग बीत गए कालिया, पर ऐसी गलती पहले कभी नहीं हुई। कैसी गलती हो गई महाजन जी? जमींदार त्रिभुजन मेरे पास 500 स्वर्ण मुद्राएं के बदले अपनी खानदारी तलवार गिरवी रख कर गए थे। वह तलवार न जाने कहाँ खो गई। ओह कालिया, 500 स्वर्ण मुद्राएं की तो कोई बात नहीं, पर बात तलवार की है। तलवार जमींदार की आन, जमींदार तलवार मांग ली तो मैं क्या कहूँगा? चिंता मुझे खाई जा रही है। बात तो वास्तव में ही चिंताजनक है महाजन जी। खूबचंद बाल काट कर जब वो कालिया चला गया,
आज अच्छा मौका हाथ लगा है, क्यों न तलवार खो जाने की बात जमींदार को बताऊं। बन गया काम। तलवार खोने की सूचना अब निश्चिंत ही जमींदार तक पहुंच जाएगी। और कालिया वहां से सीधा त्रिभुवन की हवेली में पहुंचा। कैसे आए इस वक्त कालिए? जमींदार, आपके अच्छे दिन में मैंने देखे हैं और बुरे दिन भी देख रहा हूँ, पर आज भगवान की कृपा से आपके हाथ एक सुनहरी मौका लगा है। कालिया के बच्चे कुछ बकेगा भी या फालतू की बातें करता रहेगा? तो सुनिए जमींदार महाजन खूबचंद ने आपके पुरखों की अमूल्य तलवार खो दी है। क्या? जी जमींदार साहब, आप चाहें तो उस तलवार के बदले आप महाजन से मुंह मांगी कीमत वसूल सकते हैं। खबर तो तूने बड़ी जोरदार सुनाई है कालिए। मेरी करामात देखना, अपनी 7 पीढ़ियां का धन उस जमींदार महाजन के पेट से वापस उगलवा लिया तो मेरा नाम नहीं। जमींदार, इस खबर का इनाम तो दो। त्रिभुवन ने खुशी खुशी उसे 2 स्वर्ण मुद्राएं कालिया को दी। भगवान आपका बनाए रखे जमींदार। और महाजन उनके अंदर हवेली उन महाजन उन और अंदर हवेली की ओर बढ़ा गया। और जमींदार हवेली के अंदर और बढ़ गया। महाजन की कोई तलवार जब आज न मिली तो तब क्या मिलेगी? अब जरा वापस लौटने दो इस महाजन के बच्चे को, तब दिखाता हूँ इसकी फजीयत किस ऐसे धनेटता है। मेरी चतुराई से मेरा मरा हुआ पैसा वापस मिल गया। और महाजन हवेली में गया और ताक पर रखी तलवार उठा ली और तुरंत ही तलवार लेकर त्रिभुवन के पास पहुंचा। ओह, यह तलवार ले आया। लो तलवार के धनी, अपनी खानदानी तलवार संभालो। और मैं तलवार को गोदाम में रख कर भूल गया था, पर आपकी और मेरी तकदीर बुलंद थी। भगवान ने मेरी लाज रख ली। लीजिए अपनी तलवार संभालिए। इनकार करूं भी तो कैसे करूं? यह तो तलवार है जो मैंने गिरवी रखी थी। यह तो पासा ही पलट गया। अपने बिछाए कांटे में मैं खुद फंस गया। लूटा पिटा त्रिभुवन महाजन की गद्दी से वापस लौटा आया और एक दिन खार खाए बैठे महाजन त्रिभुवन की हवेली जमींदार सभी कब्जा लिया और त्रिभुवन को दर दर का भिखारी बना दिया। रामदास जी, आपने कहानी तो बढ़िया सुनाई। अब जरा आप देखें कैसी कहानी सुनाती है कन्हैया लाल जी। बहुत पुरानी बात है। राजस्थान बाजपुर नगर में सेठ भोलेनाथ रहता था। नाम के अनुरूप वह बहुत भोला था। वह व्यापार में प्रत्येक व्यक्ति पर भरोसा करता, इसलिए कई जगह उसे धोखे खाना पड़ता। धीरे धीरे उसका काम काज पूरी तरह ठप पड़ गया। सेठ भोलानाथ चिंतित रहने लगा। परेशानी की वजह घड़ी में अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। और सेठानी बुद्धिमान थी। उसने सेठ से कहा, इस प्रकार घर बैठे तो जेवर हवेली बिक जाएंगी। आपको कोई नया धंधा करना चाहिए। तू ठीक कहती है सेठानी। पत्नी की बात मानकर भोलानाथ कपड़े और लेन देन का व्यापार भी करके देख लिया, पर दुर्भाग्य सभी कार्य घाटा था। और मौके की बात है कि उस वर्ष राजस्थान में के ऊपर नगर में खूब बरसात हुई। आज राजस्थान भी भाग्य जाग गई और सूखी ज़मीन की प्यास बुझ गई। और कई वर्षों से सूखी ज़मीन पर लोगों के बोए बीज फूट पड़े और ककड़ी कचरी बेलें ज़मीन से लद गई। तब सेठानी ने सेठ भोलेनाथ से कहा, तुम खेतों में जाकर थोक के भाव से ककरे कटड़ी खरीद लो। मंडी में बैठकर उन्हें दुकान लगा लो। भगवान ने चाहा तो अच्छा लाभ होगा। अरे बनी मानस, मैं बनिए का बेटा, एक माली की औलाद नहीं जो आज ककड़ी बेचूं को कह रही है, कल ककड़ी बोने को कहेगी। मुझे नहीं लगानी कचरे ककड़ी की दुकान। ऐसा ना कहो जी,
काम कोई छोटा नहीं होता, अकल अवश्य ही होती है। सोना चांदी अकल अवश्य ही बड़ी होती है। सोना चांदी बेचो चाहे ककड़ी कचरे, बात एक ही है। होशियारी से धंधा करने से ककड़ी कचरे भी सोना उगाएंगे। तू नहीं मानती तो मैं यह भी करके देख लेता हूँ। और अगले दिन जब मंडी चौराहे पर भोलानाथ की दुकान लगा ली। सुनो जी, उधार का चक्कर में बिल्कुल मत करना। पूरे दिन अच्छी बिक्री हुई, काम तो अच्छा है ये। और शाम को थोड़ा सा माल बच गया। तब 3 स्त्रियां उनके पास आई। हम तीनों को 5 शेर ककड़ी और 2 कचरे दे दो। अभी देता हूँ। भोलानाथ ने ककड़ी और कचरे तोड़ने लगा। चारों बड़ी चादरों में ककड़ी और कचरे बांध लिए। वे गठरी लेकर चलने लगी। देवियों, पैसे तो देती जाओ। तभी तो उन अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, कल सुबह हमारे घर पर आकर पैसे ले जाना। मैं तुम्हारे को पहचानता नहीं, ऊपर से तुमने 2-2 हाथ का घूंघट निकाला हुआ है, इसलिए तुम लोगों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। पैसे किससे लूँगा? अपना मुखड़ा पहचानने के लिए दिखाती जाओ। बेशरम हो तुम। भले घर की बहुएं 20 बाजार में मुंह नहीं घूमती, समझे? ओ भले घर की बहुओं, अपना पता तो बताती जाओ तुम्हारे घर का। तो सुनो, हाथ हाथ से घर हाथ से घर सो घर मेरा, खुशबू के घर सो घर मेरा, घर के घर सो घर मेरा। और कह तीनों वहाँ से चल दी। भोलेनाथ बेचारा हड़बड़ा सा खड़ा देखता रहा। कोई मर्द होता तो दौड़कर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती पैसे ले लेता, पर बीच बाजार इन स्त्रियों से क्या कहूँ। शाम को जब वह हवेली पहुंचा, लाभ तो तुम्हें अच्छा हुआ है, पर धंधे में मन लगा या नहीं? मन तो खूब लगा सेठानी, पर एक गड़बड़ हो गई। दिन भर मैंने नकद माल बेचा। शाम ढले जैसे ही 3 चतुर चालाक औरतें मुझे ठग लिया। वो कैसे? तीनों घूंघट वाली स्त्री ने 5 शेर ककड़ी 5 कचरे खरीद कर गठरियों में बांध कर चलती बनी। और तीनों को मैंने पते ठिकाने पूछे तो तीनों बारी बारी बोली, हाथ से घर सो हाथ मेरा, खुशबू के घर सो घर मेरा। और अच्छा, तो उन्होंने ऐसा कहा? भगवान, मेरी तो समझ में नहीं, उनकी बात नहीं आई। तेरी समझ में कुछ आया तो बता। वे तीनों औरतें चतुर थी, रुझान थी। उन्होंने अपने घरों के सही पते बताए हैं। समझने वाले को बुद्धि न हो तो भला वह कैसे समझेगा? सुनिए, हाथ के घर का अर्थ है मेहंदी। मेहंदी हाथ पर लगाई जाती है। जिस घर में आंगन में मेहंदी का झाड़ हो, पहली स्त्री का घर। इसी प्रकार खुशबू के घर सो घर मेरा। कहने वाली स्त्री के घर में चमेली का पेड़ लगा होगा। चमेली के फूल खुशबूदार होता है, इसलिए स्त्री खुशबू घर सो घर मेरा का। इसी प्रकार जिसने नारियल का पेड़ होगा वह तीसरी स्त्री का घर होगा, इसलिए नारियल की बनावट ऐसी होती है, छिलका तोड़ने पर उसके के बाद उसका गिरी हाथ लगती है। घर से मतलब घर के भीतर घर का अर्थ नारियल है। तू तो बड़ी पंडित निकली सेठानी। अब अगर मैं तीनों के पते सही निकले तो मेरा व्यापार करना छोड़ दूंगा। पते सही नहीं निकले तो मैं व्यापार करना छोड़ दूंगा। पुरुषों को अकल होती तो घर बैठ कर राज करते समझने की कमी होने के से मर्द बाहर ठोकरे खाता है और स्त्रियां घर में बैठकर राज करती हैं।
अगले ही पल भोलेनाथ तीनों स्त्रियों के घर ढूंढने निकल पड़ा और सबसे पहले घर मिल गया। लो लक्ष्मी के घर लक्ष्मी, लो लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। दूसरे घर में उसने आसानी से मिल गया। लो लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी। और तीसरे स्त्री उसने यही कहा, लो लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी। तीनों से पैसे लेकर भोलेनाथ अपनी हवेली वापस आया और उगा लाए अपना उधार। हाँ भगवान, तू जीती, मैं हारा। एक बात उन तीनों ने आज फिर मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात समझ में नहीं आई? उन तीनों घूंघट वाली स्त्रियों ने मुझे पैसे देते हुए एक बात कही, लो लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। कुछ समझा नहीं इनकी बात। तेरी समझ में आई क्या बात? तो सुनो मेरे भोले स्वामी, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूँ। मेरे हाथ में यह लक्ष्मी है। तीनों घरों में से पैसे सूझबूझ से आए हैं, अतः तीनों स्त्रियां पैसे देते वक्त लो लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी। हे मेरी लक्ष्मी देवी, भला उन तीनों को कैसे मालूम कि तेरी सूझबूझ से ही मैं पैसे मिले हैं? ज़रा बता। तुम में इतनी समझ होती तो कल बाजार में पहले उन तीनों स्त्रियों के पैसे लेते, तब उनसे गठरियाँ उठाने देते। दूसरे दिन तुम पैसे वसूलने सीधे उनके घर पहुँचे गए और वे जान गई कि अकल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पत्नी यानी मेरी है। इसलिए इन तीनों ने पैसे देते वो कहा था, लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। ओ यह बात है। अब तो मान गए मेरी बुद्धिमानी का लोहा। हाँ भगवान, वास्तव में तुम मेरे घर की लक्ष्मी है। और इस पश्चात सेठ जी ने संयोग सलाह मशवरे से चलकर व्यापार में खूब धन कमाया और अच्छे दिन फिर शुरू लौट आए। कहो बच्चों, मेरी कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी नाना जी। अब तुम यह बताओ कि मुकाबले में कौन जीता, कन्हैया लाल? हाँ, दोनों मुकाबले बराबर रहे, न कोई जीता न कोई हारा। हाँ दादाजी, आप दोनों की सुनाई कहानियाँ एकदम एक से एक बढ़कर थी, तो मुकाबला बराबरी पर छूटा समझे। हाँ दादाजी। समाप्त दोस्तों।